चलिए शुरू करते हैं। आज जिस राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे वो वंश होगा आज हमारा राष्ट्रकूट वंश। अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। देखेंगे कि ये जो भारत का जो पूरा नक्शा देख रहे हैं आप, ये तत्कालीन स्थिति का जब राष्ट्रकूट वंश होता था उस समय का नक्शा है। इसके साथ ही आप यहाँ पे दो चीज़ें देख पा रहे होंगे कि ये जो मध्य प्रदेश बना हुआ है ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, और इस संपूर्ण भारत के नक्शे पे ये जो रेड पेन से आप देख रहे हैं मार्किंग क्षेत्र, ये है पूरा राष्ट्रकूट वंश का क्षेत्र। अब अगर आप इसको गौरपूर्वक देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश का लगभग 2/3 हिस्सा जो है, या आप कह सकते हैं 75% जो है, वो राष्ट्रकूट वंश के अधीन में था। इसलिए मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए राष्ट्रकूट वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैपिंग में देखें तो देख पा रहे हैं आप मध्य प्रदेश का लगभग अगर आप केवल और केवल मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र छोड़ दें और थोड़ा थोड़ा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र छोड़ दें, या मध्य प्रदेश का एकदम पश्चिमी हिस्सा छोड़ दें, तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का लगभग मध्य वाला भाग हो गया या पूर्वी वाला भाग हो गया, ग्वालियर वाला हो गया, मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र जो थे किसके अधीन थे? राष्ट्रकूट वंश के अधीन में थे। ठीक, तो हमें इस वंश को आज पढ़ना है। आमतौर पे अगर देखें तो राष्ट्रकूट वंश की पूरे संपूर्ण भारत में और हमारे मध्य प्रदेश में 2 शाखाओं का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं दोनों शाखाओं को हमको पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रकूट का मतलब क्या होता है। राष्ट्रकूट, देखिए राष्ट्रकूट का मतलब होता है, राष्ट्र का तात्पर्य होता है, यहाँ पे इसको हम 2 शब्दों से तोड़ के लिख सकते हैं, राष्ट्र प्लस कूट। ये 2 शब्दों से मिलके बना है एक वर्ड राष्ट्रकूट। राष्ट्र का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र, या आप कोई भी जिला कह सकते हैं, कोई भी एरिया जहाँ पे आपको शासन करना है। और इस कूट का मतलब होता है कोई भी राज्यपाल या सामंत। समझ पा रहे हैं? किसी भी जिले का, किसी भी क्षेत्र का जो राज्यपाल होगा, जो सामंत होगा, जो किसी न किसी के अधीन रहते हुए काम करेगा, उसको कहा जाता है राष्ट्रकूट। क्लियर हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ, राष्ट्रकूट का तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रकूट का मतलब ये हुआ है कि राष्ट्रकूट या तो किसी न किसी के अधीन रहते हुए, या तो किसी न किसी के सामंत बन के किसी जिले में राज्यपाल के पद में काम करते थे। इस कारण से उनको क्या कहा जाता है? राष्ट्रकूट कहा जाता है। यहाँ से आप समझें। अब अगर हम देखें यहाँ पे आम तौर पे राष्ट्रकूट वंश की अगर हम एकदम प्रारंभिक स्थिति देखें तो प्रारंभिक स्थिति में कहा जाता है कि जो राष्ट्रकूट थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में काम करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में ये लोग क्या करते थे? काम करते थे। परंतु बाद में कुछ समय बाद इन्होंने चालुक्यों की सामंतता को ग्रहण कर लिया। चालुक्यों की सामंतता को इन्होंने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। हो सकता है कि शुरुआत में जब ये लोग प्रतिहार वंश के अधीन में रह के काम करते रहे होंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन जरूर हुई रही होगी, और उसी समय आप देखेंगे कि दक्षिण वाले क्षेत्र में चालुक्य वंश एक बड़े राजवंश के रूप में उभर के आ रहा था। तो आगे चल के इन्होंने चालुक्यों के अधीन रहते हुए काम किया। तो प्रतिहारों के बाद इन्होंने चालुक्यों की सामंतता को ग्रहण कर लिया। एक बात। अगली कहानी अगर हम देखें तो चालुक्य, अगर हम राष्ट्रकूट वंश को देखें तो राष्ट्रकूट वंश की आप मुख्य रूप से 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में भी और संपूर्ण भारत में भी। अगर हम मध्य प्रदेश में इसकी पहली शाखा की बात करें तो ये वाला जो बैतूल वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये बैतूल मुल्ताई वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला जो क्षेत्र है राष्ट्रकूट वंश की पहली शाखा है। मुल्ताई बैतूल वाला जो क्षेत्र है ये राष्ट्रकूट वंश की पहली शाखा है, शाखा नंबर 1। अगर जब हम बैतूल वाले क्षेत्र में जब खुदाई की गई वहां पे हमें राष्ट्रकूट वंश की कुछ ताम्रपत्र मिले, और उन ताम्रपत्रों में आप पाएंगे कि राष्ट्रकूट का जो तावरखेड़ा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे आज भी अगर आप मुल्ताई के पास जाएंगे तो मुल्ताई से लगभग 10-20 किलोमीटर दूर में आपको तावरखेड़ा नाम का एक क्षेत्र मिलेगा। उस तावरखेड़ा में जब हमको ताम्रपत्र मिला तो उसमें हमें राष्ट्रकूट वंश की वंशावली देखने को मिली। राष्ट्रकूट वंश के उन राजाओं के नाम हमको देखने को मिले जो इस बैतूल वाले क्षेत्र में शासन करते थे। जिन राजाओं के हमको नाम देखने को मिलते हैं, उन राजाओं में जो सबसे पहला नाम हमें पाया गया उसका नाम था दुर्गराज। दुर्गराज
ये जो बैतूल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, मुल्ताई वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, जिसमें राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा यहाँ पे शासन करती थी, उसी शाखा के जब हमें ताम्रपत्र मिले मुल्ताई के तावलखेड़ा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हमें जो राजा का नाम मिला दुर्गराज। दुर्गराज के बाद जो अगला शासक मिला उसका नाम था गोविंदराज। गोविंदराज के बाद जो राजा मिला हमें उसका नाम था स्वामिक राज। स्वामिक राज। और इसी स्वामिक राज के बाद इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा रहा उसका नाम था नन्नराज। ये 4 राजाओं के नाम आपको बैतूल मुल्ताई वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसी नन्नराज को इतिहास में युद्धसूर के नाम से भी जाना गया। ठीक है, नन्नराज को ही इतिहास में युद्धसूर के नाम से ये विख्यात हुआ। युद्धसूर के नाम से आप इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। पेपर में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस वंश के राजा को युद्धसूर के नाम से जाना गया है, तो राष्ट्रकूट वंश का राजा नन्नराज, जो कि मध्य प्रदेश की बैतूल मुल्ताई वाली शाखा से संबंधित रखता था, उस वाली शाखा के राजा नन्नराज को युद्धसूर के नाम से भी जाना जाता है। इसी नन्नराज के जब हमें कुछ ताम्रपत्र देखने को मिले, तो उस ताम्रपत्र में और जो सिक्के हमें देखने को मिले नन्नराज के, तो आप पाएंगे इस नन्नराज के जो सिक्के और जो ताम्रपत्र हमें देखने को मिले, उसमें गरुड़ की आकृति हमको देखने को मिली। गरुड़ की आकृति, जैसे सिक्के हम पाते हैं तो सिक्के में हम देखेंगे कि एक साइड आपका चित्र बना होता है और एक साइड उसमें नंबर लिखे रहते हैं। आज भी अगर आप हमारे भारत के सिक्के को देखोगे तो एक साइड उसमें 5, 10 करके लिखा रहता है और पीछे साइड या तो आप सिंह स्तंभ का आपको देखने को मिलेगा मार्का, या किसी और आपको चित्र देखने को मिलेगा। ऐसे ही नन्नराज के समय में राष्ट्रकूट वंश के जो सिक्के हमें मिले, जो ताम्रपत्र भी हमको देखने को मिले, उन ताम्रपत्रों में एक हमको आकृति देखने को मिली, जिस आकृति का नाम था गरुड़। गरुड़ आकृति थी। ठीक है, भगवान विष्णु वाला वाहन गरुड़। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नन्नराज ने जिस समय बैतूल के तिवारखेड़ा वाले, तावलखेड़ा वाले क्षेत्र में, मुल्ताई वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य को विस्तार किया था, उस समय उसने अपने राज्य का राज्य चिन्ह क्या रख लिया था? गरुड़ रख लिया था। ठीक है, क्या रखा था उसने? गरुड़। अगर हम इसी शाखा का थोड़ा सा इतिहास पढ़ें तो आप पाएंगे कि इस वाले क्षेत्र में चालुक्यों का क्या चल रहा था। यहाँ पे चालुक्य लोग थे। ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे चालुक्य लोगों का शासन था। और आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि गुर्जर के बाद इन लोगों ने चालुक्यों की सामंतता को स्वीकार कर लिया। जिस समय चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था, ध्यान रखेंगे इसका नाम, पुलकेशिन द्वितीय जिस समय चालुक्य वंश का राजा था, उसी समय इसके सामंत के रूप में काम कर रहा था कौन? दुर्गराज। ठीक है, दुर्गराज इसके सामंत के रूप में काम कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि पुलकेशिन ने दुर्गराज को, ये जो बैतूल के मुल्ताई वाला जो तिवारखेड़ा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे इसने इसे सामंत के रूप में, राज्यपाल के रूप में इसे क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले ही कि अगर किसी भी राज्यपाल को या सामंत को किसी भी जिला या किसी भी क्षेत्र में राज्यपाल या सामंत बना के नियुक्त किया जाता था तो उसे हम क्या कहते थे? राष्ट्रकूट कहते थे। ऐसे ही जब दुर्गराज को पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंशी है, इसने दुर्गराज को जब बैतूल वाले क्षेत्र में राज्यपाल सामंत बना के नियुक्त किया, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? राष्ट्रकूट पड़ गया। क्लियर है यहाँ पे? तो एक शाखा आपकी ये देखने को मिलेगी जिसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दुर्गराज को बैतूल वाले क्षेत्र में सामंत के रूप में नियुक्त करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी किसने? दुर्गराज ने। और इसी बैतूल वाले क्षेत्र का सबसे प्रतापी राजा हुआ नन्नराज, जिसने अपने राजवंश का राज चिन्ह रखा था गरुड़। तो ये हुई आपकी एक शाखा। दूसरी शाखा की अगर हम बात करें तो अगर आप भारत के नक्शे में कर्नाटक वाले राज्य में अगर जाएंगे तो कर्नाटक में आपको एक क्षेत्र मिलेगा मान्यखेत के नाम से, या मान्यखेल भी मिलेगा या मान्यखेत, ये क्षेत्र मिलेगा। जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो, और भारत के इतिहास में जब हम राष्ट्रकूट वंश को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, तब आपको इस पूरे वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। परंतु थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ये देखना है कि राष्ट्रकूट वंश की जो दूसरी शाखा है, जो कि मान्यखेत वाले क्षेत्र में थी, पहली शाखा बैतूल वाले क्षेत्र में, दूसरी शाखा कर्नाटक के मान्यखेत वाले क्षेत्र में, जो कि इनका प्रमुख क्षेत्र था। इस मान्यखेत वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश की इसी समय एक और शाखा का जन्म हुआ।
जब आप मान्यखेत वाले क्षेत्र को गौरपूर्वक पढ़ेंगे तो ये मान्यखेत वाले क्षेत्र में जो पहला शासक आपको देखने को मिलेगा उसका नाम मिलेगा आपको दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो कि मान्यखेत वाली शाखा का शासक है, मान्यखेत वाली शाखा का शासक है दंतीदुर्ग। जिस समय बैतूल में आप देख रहे हैं नन्नराज वन्यराज ये सब लोग चल रहे हैं, उसी समय मान्यखेत वाली शाखा में एक और आपको दंतीदुर्ग नाम का राष्ट्रकूट देखने को मिलेगा। और ये कैसे राष्ट्रकूट हुआ ये भी समझ लीजिए। ये लोग दंतीदुर्ग भी चालुक्यों को अपना क्या मानते थे, उनकी अधीनता के अंदर रहते हुए काम करते थे। जब चालुक्य राजा विक्रमादित्य हो गया, जब चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश का राजा बना, तो इसने दंतीदुर्ग को इसने क्या किया, इस मान्यखेत वाले क्षेत्र में राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। चूंकि राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया तो हमने ये कहा है कि जब भी किसी भी क्षेत्र या जिला में किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वो कहलाता है राष्ट्रकूट। और उसी पद के कारण ये दंतीदुर्ग मान्यखेत का राष्ट्रकूट कहलाया और इस वाली शाखा को राष्ट्रकूट वंश की दूसरी शाखा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी। तो दो शाखाएं हमने देखा, एक शाखा देखा बैतूल के मुल्ताई वाले क्षेत्र में, दूसरी शाखा हमने देखा कर्नाटक के मान्यखेत वाले क्षेत्र में। बैतूल वाले क्षेत्र की जो राष्ट्रकूट शाखा है उसकी स्थापना की थी दुर्गराज ने, और दुर्गराज के बाद आपने देखा गोविंदराज, सौमिकराज और नन्नराज। यहाँ से जो ताम्रपत्र मिले हैं उसमें केवल और केवल 4 राजाओं के बारे में आपको देखने को मिला। अब अगर हम मान्यखेत वाली राजा की बात करें तो मान्यखेत में आप देखेंगे कि विक्रमादित्य द्वितीय जब चालुक्य वंश का शासक था उसने दंतीदुर्ग को मान्यखेत का सामंत या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया रहा होगा। इस कारण से दंतीदुर्ग को मान्यखेत वाली शाखा का राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो मान्यखेत वाली शाखा का दंतीदुर्ग है इसने हमारे मध्य प्रदेश के लिए क्या काम किया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी भारत में इसने क्या किया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तब हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे दंतीदुर्ग के बारे में हम हमारे मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं कि दंतीदुर्ग ने मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या किया है, तो ये हमको कहानी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, आप ये जो मालवा वाला ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस समय मालवा का जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, या आप यूँ कह लीजिए कि ये जो पूरा मालवा ही है, इस पूरे मालवा वाले क्षेत्र में इस समय एक गुर्जर राजा था, गुर्जर राजा जिसका नाम था देवराज। ठीक है, गुर्जर राजा देवराज इस समय मालवा का क्या था, शासक था। ठीक है, जिस समय राष्ट्रकूट वंश बैतूल में भी चल रहा है, कर्नाटक के मान्यखेत वाले क्षेत्र में भी फैल गया है, तो पहले यहाँ तक राष्ट्रकूट वंश फैला नहीं था, ये धीरे धीरे करके इतना बड़ा क्षेत्र में फैला है। देखो कैसे कैसे फैलता गया। जब ये मान्यखेत वाली शाखा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दंतीदुर्ग का शासन हो चुका है जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करके रखा हुआ है, उसी समय आप देखेंगे मालवा का जो उज्जैन वाला प्रॉपर क्षेत्र है जिसको हम मालवा कहते हैं, इस पूरे मालवा में उस समय गुर्जर राजा के नाम से एक देवराज नाम का राजा शासन कर रहा था। ठीक, अब जब दंतीदुर्ग को लगा कि मुझे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए मालवा में आक्रमण करना चाहिए, तो ऐसा कहा जाता है कि दंतीदुर्ग ने, इस मान्यखेत वाले दंतीदुर्ग ने मालवा वाले राजा गुर्जर राजा के ऊपर आक्रमण किया, मतलब देवराज के ऊपर इसने आक्रमण किया। और जब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो इसमें देवराज जो हुआ पराजित हो गया। ये जो देवराज है ये पराजित हो गया, देवराज पराजित हो गया। और इसी जीत के उपलक्ष्य में दंतीदुर्ग ने उज्जैन वाले क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फंक्शन कराया जिसको कहा जाता है हिरण्यगर्भ दान। कई बार पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने या किस राजवंश के शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ दान कराया था, एक सवाल बनेगा। दूसरा सवाल आपसे ये बन सकता है यहाँ पे कि किसको पराजित करके दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ दान का आयोजन किया था। 2 सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि दंतीदुर्ग ने मालवा पे आक्रमण किया है, मालवा का शासक देवराज है जो कि गुर्जर राजा है, गुर्जर राजवंश का राजा है। इसके ऊपर जब इसने आक्रमण किया तो देवराज पराजित हो गया। इसी जीत के उपलक्ष्य में दंतीदुर्ग ने मालवा, या प्रॉपर लोकेशन पूछे तो उज्जैन में एक बहुत बड़ा आयोजन किया, फंक्शन का आयोजन किया जिसे कहा गया हिरण्यगर्भ दान।
और एक मजे की बात बताता हूँ, इसी के साथ जब ये वाला क्षेत्र चालुक्यों का हो गया, मालवा वाला उज्जैन वाला क्षेत्र चालुक्यों के अधीन में आ गया, तो ये जो देवराज है इसे इन लोगों ने क्या किया, अपना द्वारपाल के रूप में इसे अपने राज दरबार में नियुक्त कर लिया। जो पहले राजा था, सोचो, जो मालवा का जो राजा था अब वो चालुक्यों के अधीन रहते हुए द्वारपाल के रूप में काम करेगा चालुक्य वंश के अंदर में। और ये सारी जानकारी जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आप किसी न किसी ताम्रपत्र में, किसी न किसी अभिलेख में आपको अगर जानकारी मिलती है तो ही आप इन बातों को कह सकते हैं। तो ये भी जानकारी हमको आप देखेंगे, ये गुजरात के पास में एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है जिसको कहा जाता है संजान। इसी संजान वाले क्षेत्र में आपको एक ताम्रपत्र मिला, जिस ताम्रपत्र में आप पाएंगे कि दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भदान का आयोजन किया था देवराज को हरा के, और उसे अपना द्वारपाल नियुक्त किया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि संजान ताम्रपत्र का या संजान ताम्राभिलेख का संबंध किस राजवंश के शासक से है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग के साथ है। किसकी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल रही है, तो देवराज की भी जानकारी आपको देखने को मिल रही है, और इसी के साथ साथ आपको राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग की भी आपको जानकारी देखने को मिल रही है। अब दंती दुर्ग के बाद, दंती दुर्ग का चूंकि कोई बेटा नहीं था उस समय, कोई उसका उत्तराधिकारी उस लायक नहीं था, तो दंती दुर्ग का जो चाचा था, दंती दुर्ग का चाचा जिसका नाम था कृष्ण प्रथम इस राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक हुआ, मालवा वाले राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक हुआ। देखो मध्य प्रदेश में हम दो शाखा की बात कर रहे हैं। एक शाखा तो आपके बैतूल वाली हो गई जो पहले ही खत्म हो गई, नन्नराज वाली, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की, दुर्गराज ने की। फिर गोविंदराज, सौमिक राज और नन्नराज यहाँ के शासक हुए। नन्नराज को युद्धसूर के नाम से जाना गया। इसी ने अपने साम्राज्य का जो राज चिन्ह है उसको गरुड़ बनाया था, किसने, नन्नराज ने। केवल ये एक शाखा है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे जो मालवा वाले क्षेत्र में आप दंती दुर्ग की शाखा देख रहे हैं, इसको भी तो हमें पढ़ना है, क्योंकि दंती दुर्ग जो था वो मान्यखेत वाला से था, परंतु उसने मालवा पे आक्रमण करके राष्ट्रकूट वंश को अपना यहाँ पे शुरुआत कर दी, राष्ट्रकूट वंश की, उज्जैन से। और यहाँ पे आपको दूसरी शाखा देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश की। क्लियर है? तो यही, इसी को हम कहते हैं कि ये उज्जैन की, इसे कहते हैं आप उज्जैन वाली दूसरी शाखा। ये जो है दूसरी शाखा है, ठीक है, मालवा में इसकी दूसरी शाखा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में या निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र राष्ट्रकूट की शाखाओं में शामिल थे, तो बैतूल की एक शाखा हो गई और एक मालवा की एक शाखा हो गई। धीरे धीरे करके इन लोगों ने इस पूरे क्षेत्र में अपना साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे कि जब ये मालवा वाले क्षेत्र में दंती दुर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो उसका चाचा कृष्ण प्रथम जो हुआ इस राजवंश का अगला शासक हुआ। कृष्ण प्रथम ने अपने समय में अपने साम्राज्य को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया। इसने स्थापत्य कला का बहुत बेहतरीन उपयोग किया। आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र आप पा रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आप पाएंगे यहाँ पे अमरावती मिलेगा, आपको एलोरा मिलेगा, बहुत सारे क्षेत्र आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो इसी कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र में आप पाएंगे एलोरा के मंदिर जो हैं, महाराष्ट्र में एलोरा के जो मंदिर हैं, एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया है किसने? कृष्णराज प्रथम ने। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसने एलोरा पे क्यों मंदिरों का निर्माण कराया? क्योंकि जब इसने मालवा से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो इसने महाराष्ट्र का एलोरा वाला क्षेत्र हो गया और आपका अमरावती वाला क्षेत्र हो गया, नागपुर वाला क्षेत्र हो गया, जो भी मध्य प्रदेश का मराठी विदर्भ वाला क्षेत्र था जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में शामिल है, वो उस वाले क्षेत्र को इसने क्या किया, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसी कारण से ये जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश को पसारने का या विस्तार करने का श्रेय हम किसको देते हैं? कृष्ण प्रथम को देते हैं। जब उसने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी, राष्ट्रकूट वंश का विस्तार कर दिया, तो वहाँ पे अपने नाम को चलाने के लिए उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से एक मंदिर प्रख्यात मंदिर है जिसे हम कहते हैं एलोरा का मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। इसके बाद कृष्ण प्रथम के बाद इस राजवंश के अगले जो शासक हुए,
इस कृष्ण प्रथम के 2 पुत्र होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है गोविंद द्वितीय, गोविंद राज पूरा नाम है इसका, गोविंद राज द्वितीय, और दूसरा पुत्र जो होता है उसका नाम होता है ध्रुव। ठीक है, ये जो कृष्ण प्रथम है इसके आगे जो उत्तराधिकारी होंगे, इसके 2 बेटे होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है गोविंद राज द्वितीय और एक का नाम होता है ध्रुव। ठीक, अब आगे समझेंगे आप। चूंकि ये जब इस कृष्णराज प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश का जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, ये गोविंदराज हुआ। ये गोविंदराज एक अयोग्य और एक निर्बल शासक था, और किसी भी राजदरबार में अगर कोई भी अयोग्य या निर्बल शासक हो जाए तो इससे बुरी बात हो ही नहीं सकती किसी राज्य को खत्म होने के लिए। इसलिए चूंकि इसका छोटा भाई ध्रुव बहुत अच्छा राजा था, शक्तिशाली था, एक योग्य शासक भी था, प्रतापी राजा भी था, इसलिए ध्रुव ने अपने बड़े भाई गोविंदराज को गद्दी से अलग करके और गद्दी पे बैठने का काम किया। किसने? ध्रुव ने। मतलब इसने अपने बड़े भाई को ही गद्दी से उठा के खुद को राजा घोषित कर दिया। किसने? ध्रुव ने। ध्रुव जो कि बेटा है किसका? कृष्ण प्रथम का। ठीक, चूंकि गोविंदराज क्या था? एक अयोग्य शासक था। राज चलाने के लिए उसके पास उतनी योग्यता नहीं थी कि वो पूरे राष्ट्रकूट वंश को चला पाए, इसलिए ध्रुव ने उस अपने बड़े भाई को उस राजदरबार से अलग करके स्वयं को राजा नियुक्त किया। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो पूरे राष्ट्रकूट वंश का जो अगला राजा हो गया है वो हो गया है ध्रुव। जिस समय ध्रुव इस पूरे उज्जैन वाले क्षेत्र में, मालवा वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था, इसी समय आप देखेंगे प्रतिहार नरेश वत्सराज का यहाँ पे आक्रमण होगा। प्रतिहार नरेश वत्सराज का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आक्रमण हो जाएगा। चूंकि ध्रुव एक बहुत ही योग्य शासक था, बलपूर्वक शासक था, इसलिए उसने युद्ध का बखूबी से सामना किया। और वत्सराज ने जब उज्जैन वाले क्षेत्र में आक्रमण किया, प्रतिहार नरेश वत्सराज ने जब यहाँ पे आक्रमण किया, तो आप पहले ही जानते हैं यहाँ पे कि एक गुर्जर राजा को हटा के यहाँ मालवा का क्षेत्र जीते हैं, और उज्जैन में बहुत समय तक आप देखेंगे कि वत्सराज का भी शासन रहा है, प्रतिहारों का भी शासन रहा है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए जब वत्सराज ने ध्रुव के ऊपर आक्रमण किया, तो ध्रुव ने उसका बहुत बेहतरीन तरीके से सामना किया, और इस तरीके से उसका सामना किया कि वत्सराज को इस युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। और ये युद्ध छोड़ के कहाँ भागा? ये जो आप राजस्थान वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस राजस्थान वाले क्षेत्र में, इस राजपूताना वाले क्षेत्र में इसने भागने पे मजबूर कर दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब वत्सराज ने ध्रुव के ऊपर आक्रमण किया तो वत्सराज पराजित हुआ। पराजित होने के बाद वो राजपूताना वाले क्षेत्र में भाग गया। इस तरीके से ये युद्ध हुआ किसका? वत्सराज और ध्रुव का। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ध्रुव इस पूरे साम्राज्य का शासक हुआ तो उस समय राष्ट्रकूट वंश की सर्वोच्चता इस तरीके से फैल चुकी थी कि संपूर्ण भारत में कोई भी एक ऐसा छोटा बड़ा कोई भी राजवंश नहीं था जो राष्ट्रकूटों का सामना कर सके। ठीक, आप स्वयं खुद देख रहे हैं कि इतने बड़े क्षेत्र में जब राष्ट्रकूट वंश फैला हुआ है, तो राष्ट्रकूट वंश उस समय इतना ताकतवर हो गया कि संपूर्ण भारत में कोई भी ऐसा राजवंश नहीं था जो राष्ट्रकूटों का सामना कर सके। तो ध्रुव के समय में, जब ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का राजा रहा, तो ध्रुव के समय में राष्ट्रकूट वंश सर्वोच्च सत्ता बन चुका था पूरे संपूर्ण भारत में। एकदम सबसे शक्तिशाली राजवंश बन चुका था राष्ट्रकूट वंश ध्रुव के समय में। ठीक है, अब इस ध्रुव का जो बेटा हुआ उसका नाम था गोविंद तृतीय। ध्यान रखेंगे, गोविंद तृतीय, गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज द्वितीय इसका भाई है, मतलब गोविंद तृतीय का बड़े पापा हो सकते हैं कौन? आपके गोविंदराज द्वितीय। ठीक है, गोविंद तृतीय भी इस साम्राज्य का बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। इसने भी अपने पापा ध्रुव की तरह अपने साम्राज्य को फैलाने का काम किया। देखिए यहाँ पे बैठ गया है अब कौन? गोविंद तृतीय इस पूरे क्षेत्र में। अब गोविंद तृतीय को लगा कि मैं तो यहाँ मालवा तक ही सीमित हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे क्षेत्र में कैसे कैसे आ गया यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश, अभी तो हम यहीं तक सीमित हैं। तो ये काम किया है किसने? गोविंद तृतीय ने। जब गोविंद तृतीय मालवा वाले राष्ट्रकूट वंश के शासन का अधिकारी बना, वहाँ का राजा बना, तब इसने अपने साम्राज्य को कहाँ पे लेके गया? उत्तर और पूर्व की ओर लेके गया, उत्तर और पश्चिम की ओर लेके गया। कुल मिला के इसने कहाँ पे आक्रमण करना शुरू किया? आप देखेंगे कि इसको आप ऐसा डायग्राम बनाओ और ऊपर साइड, इसने कहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिया? ऊपर वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का उत्तरी वाले क्षेत्र में इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया।
जब ये मालवा से निकला तो आप देखेंगे रास्ते में इसको पड़ेगा भोपाल, और आगे निकलेंगे तो यहाँ पे पड़ जाएगा इसको झांसी। इस वाले क्षेत्र से होते हुए इसने कन्नौज वाले राजा, यहाँ पे आप पाएंगे ये जो कन्नौज है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये तो कन्नौज है, ये कॉर्नर में बना हुआ है कन्नौज। इस कन्नौज के राजा के ऊपर इसने आक्रमण किया। देखो, गोविंद तृतीय जब मालवा का शासक हुआ तो उसने उत्तर और ऊपर वाले क्षेत्र में आक्रमण करना शुरू किया, उत्तर भारत की ओर इसने आक्रमण करना शुरू किया। जब वो भोपाल गया, भोपाल होते हुए भोपाल से जीता, फिर झांसी के रास्ते, भोपाल झांसी के रास्ते होते हुए वो कहाँ पहुँच गया, कन्नौज के राजा के पास पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी कन्नौज में जो राजा थे उस समय कन्नौज में आप देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहारों का यहाँ पे राज चल रहा था, और इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा था यहाँ पे नागभट्ट द्वितीय के नाम से यहाँ पे एक राजा शासन कर रहा था कन्नौज में, जिसका नाम था नागभट्ट द्वितीय, जो कि कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। अब आप देखिए, जब गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया तो नागभट्ट द्वितीय भी इससे पराजित हो गया, और पराजित होके ये जो नागभट्ट है ये भी भागते 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 कहाँ पे आ गया, ये राजपूताना वाले क्षेत्र में आ गया। इसी राजपूताना वाले क्षेत्र में अभी वत्सराज भी छुपा हुआ है, इसी राजपूताना वाले क्षेत्र में भाग के नागभट्ट द्वितीय भी आ गया है। और कन्नौज वाला क्षेत्र जो कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा क्षेत्र जीतने का काम किसने किया है, गोविंद तृतीय ने किया है। किसको हरा के, नागभट्ट को हरा के। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था जो कि उस समय तत्कालीन स्थिति में क्या था, कन्नौज वाले क्षेत्र में राज कर रहा था। कन्नौज को जीतने के बाद जब गोविंद तृतीय वापस मालवा वाले क्षेत्र में आया तो आपको बता दूं मैं, एक आप इतिहास में आप एक चीज पढ़ेंगे कि विंध्य के तलहटी क्षेत्रों पे जो मंदिरों का निर्माण कराया गया है वो किसने कराया है। तो ये देखिए इसकी कहानी कितनी खूबसूरत कहानी है। ये कन्नौज से गोविंद तृतीय ने जब प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय को भगाया और ये भाग के कहाँ चला गया, राजपूताना वाले क्षेत्र में चला गया है। जब यहाँ से जीत जात के पूरे साम्राज्य को स्थापित करके इसने जब ये वापस लौटा तो वापस लौटते समय आप यहाँ पाएंगे कि ये विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा, और यहीं से एक खूबसूरत बहुत प्यारी नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। इसी विंध्याचल पर्वत के तलहटी वाले क्षेत्र में, मतलब तटीय वाले क्षेत्र में गोविंद तृतीय ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। इन्हीं मंदिरों के निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है गोविंद तृतीय को। ठीक है, कन्नौज को जीतने के बाद जब वापिस आया तो उसी जीत के उपलक्ष्य में इसने इस वाले क्षेत्र में, नर्मदा के तलहटी वाले क्षेत्र में, विंध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के तलहटी वाले क्षेत्र में इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। इन्हीं मंदिरों का निर्माण कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, गोविंद तृतीय को दिया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे जब गोविंद तृतीय थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया तो उसका बेटा हुआ अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय का अगला उत्तराधिकारी कौन मिलेगा आपको, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही नाम प्रचलित था अमोघ वर्ष का, इस राजवंश का। जब अमोघ वर्ष इस राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ, इस मालवा वाले क्षेत्र का राजा हुआ जो कि गोविंद तृतीय का पुत्र है, तब इस समय राष्ट्रकूट वंश ने अपने साम्राज्य का पैर पसारना और भी अधिक कर दिया। चूंकि अमोघ वर्ष का जो व्यवहार था, उसका जो नेचर था, वो एक कवि जैसी प्रवृत्ति का नेचर था, खुद कविताएं भी लिखता था। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो अमोघ वर्ष है इसने क्या किया है, बहुत सारे कवियों को तो संरक्षण दिया ही दिया, और खुद भी कवि था, इसलिए इसने कविराज की उपाधि खुद के लिए धारण करके रखी हुई थी, कविराज। कविराज की उपाधि किसने, अमोघ वर्ष ने। इसको किसी ने दिया नहीं है, इसने खुद ने अपने लिए एक उपाधि धारण करके रखा हुआ था, कविराज। और अमोघ वर्ष के समय आप देखेंगे ये जो साम्राज्य है, इसी साम्राज्य में ललित कलाओं का, विद्वानों का, साहित्यों का संरक्षण होना शुरू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अमोघ वर्ष खुद एक कवि है। ठीक, और जब कोई राजा खुद स्वयं कवि होता है तो उसके राजदरबार में आप पाएंगे कि वहाँ पे कवियों के लिए संरक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। और इसी आधार पे अमोघ वर्ष जो कविताएं लिखता था, इस कारण से उसने स्वयं के लिए एक उपाधि धारण कर ली जिसे कविराज के नाम से जाना गया है। कविराज मार्ग नामक इसका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। कविराज उपाधि हुई, और कविराज उपाधि के साथ साथ अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक एक ग्रंथ भी लिखा। कविराज मार्ग नामक एक ग्रंथ भी लिखा, किसने, अमोघ वर्ष ने। और यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने की संभावना है। कविराज नाम की उपाधि धारण कर ली
और एक ग्रंथ भी लिख दिया जिसका नाम था कविराज मार्ग ग्रंथ। ठीक, आप देखेंगे कि आगे चल के इसी अमोघ वर्ष ने एक नगर की स्थापना की जिस नगर का नाम था मान्यखेत नगर। मान्यखेत नगर की भी इसने स्थापना की थी, किसने? अमोघ वर्ष ने। ये आपको ध्यान रखना है, आगे चल के मान्यखेत नामक नगर की स्थापना की अमोघ वर्ष ने, जो कि कृष्ण गोविंद तृतीय का बेटा है। अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के बाद अमोघ वर्ष का बेटा कृष्ण द्वितीय इस वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ। अमोघ वर्ष का बेटा कृष्ण द्वितीय इस वंश का अगला उत्तराधिकारी हुआ। कृष्ण द्वितीय ने आगे चल के आप देखेंगे कलचुरी नरेश थे, कलचुरी नरेश, जिनका नाम था कोकल्य देव। कलचुरी नरेश कोकल्य देव की पुत्री के साथ इन्होंने क्या किया? विवाह किया। तो कुल मिला के आप दो चीजें देख रहे हैं कि कृष्ण द्वितीय यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का राजा है और ये जो है कलचुरी वंश के राजा हैं। कलचुरी आप देखेंगे जो कोकल्य देव हैं, ये त्रिपुरी की कलचुरी शाखा के राजा रहे हैं। इनकी पुत्री के साथ कृष्ण द्वितीय ने विवाह संबंध स्थापित किया। इस हिसाब से आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट और कलचुरी अब एक ही समान धारा में आ गए। जब कभी भी युद्ध होगा तो कलचुरी राष्ट्रकूट का सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, या जब कभी भी युद्ध होगा तो राष्ट्रकूट कलचुरियों की मदद करेंगे, और आगे चल के यही होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कृष्ण द्वितीय के समय में। कृष्ण द्वितीय जब मालवा का शासक रहा, उसी समय आप देखेंगे इस समय प्रतिहार नरेश मिहिर भोज बहुत पराक्रम के साथ पूरे भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज। जिस समय कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का राजा रहा मालवा वाले क्षेत्र में, उसी समय संपूर्ण भारत में प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने घमासान युद्ध करना शुरू कर दिया। और उसी युद्ध के अंदर एक युद्ध मिहिर भोज ने किसके ऊपर कर दिया? कृष्ण द्वितीय के ऊपर कर दिया। जब कृष्ण द्वितीय के ऊपर मिहिर भोज ने आक्रमण किया तो कृष्ण द्वितीय को पराजित होना पड़ा और मालवा वाला जो क्षेत्र था ये अब किसके अंदर में आ गया? मिहिर भोज के अंदर में आ गया। मिहिर भोज के अंदर में आ गया। पहले जो क्षेत्र कृष्ण द्वितीय के अधीन में था मालवा वाले क्षेत्र में, जब मिहिर भोज जो कि प्रतिहार नरेश है मिहिर भोज, जब इसने आक्रमण किया मालवा वाले क्षेत्र में तो मिहिर भोज को हार कर भागना पड़ा वहां से, और आने वाले समय में मालवा किसके अधीन में आ गया? प्रतिहारों के अधीन में आ गया, मिहिर भोज के अधीन में आ गया। परंतु कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मिहिर भोज के ऊपर कृष्ण द्वितीय ने बाद में एक बार और आक्रमण किया। इसी मिहिर भोज के ऊपर कृष्ण द्वितीय ने बाद में एक बार और आक्रमण किया, जिसमें मिहिर भोज पराजित हो गया। मिहिर भोज जो हो गया ये पराजित हो गया, और एक बार फिर से कृष्ण द्वितीय को मालवा फिर से मिल गया। दो अलग अलग कहानियां आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको अभिलेख में ये चीजें भी देखने को मिली कि सबसे पहले मिहिर भोज ने मालवा पे आक्रमण करके कृष्ण द्वितीय को पराजित किया और मालवा में प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी, प्रतिहार वंश का अधीन में ला लिया। फिर बाद में उसी कृष्ण द्वितीय ने बाद में मिहिर भोज के ऊपर आक्रमण किया और एक बार मिहिर भोज के हाथ से फिर मालवा निकल गया और कृष्ण द्वितीय का उस वाले क्षेत्र में फिर से अधिकार हो गया। तो ऐसी दो कहानियां आपको इतिहास में देखने को मिलेंगी। दोनों के प्रमाणित स्रोत आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कृष्ण द्वितीय के बाद जो अगला शासक हुआ, अभी तो कृष्ण द्वितीय था, एक बार फिर से मालवा पे आपने देखा इसका फिर से क्या हो गया? आक्रमण, फिर से अधिकार हो गया। कृष्ण द्वितीय के बाद आप पाएंगे कि मालवा वाले क्षेत्र में इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, ठीक है। ये सारे जितने भी शासक अब आप लिखेंगे ये सारे के सारे शासक एकदम बहुत ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया है, छोटा मोटा काम किया है जो कि आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। इंद्र तृतीय के बाद आप पाएंगे कि अमोघ वर्ष द्वितीय के नाम से अगला शासक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अमोघ वर्ष द्वितीय का चूंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसीलिए इसका जो चाचा होता है जिसका नाम होता है अमोघ वर्ष तृतीय, अमोघ वर्ष तृतीय, इस वंश का अगला उत्तराधिकारी हो जाता है। ये कौन है? इसका चाचा है अमोघ वर्ष तृतीय, ठीक है। अमोघ वर्ष तृतीय इसका क्या है? अगला उत्तराधिकारी है। अमोघ वर्ष द्वितीय का बेटा नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अमोघ वर्ष तृतीय का अगर हम थोड़ा सा जीवन काल देखें तो इसके समय में आप पाएंगे कि अमोघ वर्ष तृतीय ने कलचुरी नरेश की बेटी जिसका नाम था कुंदका देवी,
इसके साथ इसने क्या किया, विवाह किया। देखिए बहुत खूबसूरत कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। अमोघ वर्ष तृतीय जो कि आप देखेंगे, हालांकि आप देखें तो अमोघ वर्ष द्वितीय के बाद गोविंद तृतीय नाम का भी एक राजा मिलेगा। उस गोविंद तृतीय का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसका चाचा अमोघ वर्ष तृतीय बना। ठीक है, अब आप पाएंगे यहाँ पे गोविंद तृतीय का नाम और लिख लो, गोविंद तृतीय। इसके बाद आपको मिलेगा अमोघ वर्ष तृतीय। ठीक, अमोघ वर्ष तृतीय जब राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ तो इसने क्या किया, चालुक्य कलचुरी नरेश, त्रिपुरी के कलचुरी नरेश की बेटी जिसका नाम था कुंदका देवी, उसके साथ इसने विवाह कर लिया और इन दोनों का जो पुत्र हुआ उसका नाम था कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय। आगे चल के यही कृष्ण तृतीय जो है इसी कलचुरी वंश के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा में ये क्या करता है, आक्रमण कर देता है। इस समय त्रिपुरी वंश का जो राजा रहेगा लक्ष्मण राज रहेगा, लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज इसका क्या है, मतलब आप देखेंगे तो ये इसका साला है, साला जीजा है, जीजा और ये साला, दोनों के बीच का संबंध है। कुंदका देवी का भाई होता है लक्ष्मण राज और आगे चल के कृष्ण तृतीय इसी कलचुरी वंश के लक्ष्मण राज के ऊपर आक्रमण कर देता है किसी न किसी कारणवश से। इस कारण से आप देखेंगे कि कृष्ण राज ने अपने नाना के राज समय के ऊपर ही इसने क्या किया, नाना के राज दरबार में इसने आक्रमण किया। ये जीजा साला नहीं होना चाहिए, ये जीजा साला क्यों होगा। आप देखेंगे कुंदका देवी का बेटा हुआ कृष्ण राज और कुंदका देवी का जो भाई हुआ ये हुआ इसका मामा और ये भांजा, सॉरी जीजा साला नहीं, मामा भांजा। ठीक है, तो ये क्या हुए, मामा के ऊपर ही इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, या नाना के ऊपर ही इसने कलचुरी वंश में आक्रमण कर दिया। किसी कारणवश से हो गई होगी, दोनों के बीच में खटपट हो गई रही होगी, तो इसने त्रिपुरी के ऊपर ही इसने आक्रमण कर दिया। और यहाँ से आप पाएंगे कि राष्ट्रकूट वंश और जो त्रिपुरी का कलचुरी वंश था और जो त्रिपुरी का कलचुरी वंश था, इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा, यहाँ से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो पहले समधी लोग थे, जो पहले आपस में संबंधी लोग थे, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि पहले एक दूसरे को अपनी सहायता के माध्यम से साम्राज्य को फैलाने में सहायता करते थे। फिर इसके बाद कोई भी ऐसा राजा आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वंश का कि जो बहुत ज़्यादा काम जिसने किया है या जो बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा है। इसलिए इस वंश का आप देखेंगे कि कृष्ण तृतीय के बाद से ही इस वंश की कमजोरी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके ये कमजोर होना शुरू हो जाता है और बहुत आगे चल के इसके वंशजों में जब इंद्र चतुर्थ नाम का इसका शासक होता है, इंद्र चतुर्थ नाम का इस राजवंश का शासक होता है, जो राष्ट्रकूट वंश का क्या कहलाएगा, अंतिम शासक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतिम शासक कहलाता है इंद्र चतुर्थ। इसी समय चालुक्यों का इनके ऊपर बहुत तेजी से आक्रमण होगा, चालुक्यों का, और पूरे संपूर्ण राष्ट्रकूट वंश को चालुक्य वंश अपने अधिकार में कर लेंगे। आपने ये सारी चीज़ें देखा कि सारे राजवंश में हमने सारे राजा महाराजाओं को देखा। जब इस पूरे क्षेत्र में इंद्र चतुर्थ का यहाँ पे क्या हो गया था, साम्राज्य हो गया था। चूंकि आप देख रहे हैं कि कृष्ण तृतीय के समय से ही इसने अपने संबंधियों के ऊपर आक्रमण करके अपनी स्वयं की स्थिति को कमजोर कर लिया, और जब इसने स्वयं की स्थिति कमजोर कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे राजा इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इसी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे। इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हुए चालुक्यों ने बार बार इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कृष्ण तृतीय, फिर गोविंद चतुर्थ भी आपको देखने को मिलेगा, कर्क द्वितीय भी मिलेगा। बहुत सारे राजा मिलेंगे जिनका कोई विशेष काम नहीं रहा है, केवल और केवल साम्राज्य को कमजोर करने का काम ही इन लोगों ने किया है। परंतु जिस समय चालुक्य राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ होता है, उसी समय चालुक्य बहुत बड़ी शक्ति के रूप में संपूर्ण भारत में बन चुके थे और उन्होंने इस मालवा वाले राष्ट्रकूट का समापन करते हुए संपूर्ण राष्ट्रकूट वंश को चालुक्य वंश के अधीन ले लिया और इंद्र चतुर्थ को समाप्त कर दिया। ये था आपका मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में राष्ट्रकूट वंश। संपूर्ण भारत की स्थिति तो बहुत बड़ी स्थिति है, तो हम वहाँ पे भारत के इतिहास के समय उसको देखेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूट वंश ने अपने पैर कैसे फैलाया, कौन कौन राजा हुआ, कौन कौन था, कैसे कैसे बने, किसका बेटा कौन है, कब किसके साथ युद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान से देखा है। दो शाखाएं आपको ध्यान रखना है, एक बैतूल वाली शाखा और एक आपको कौन सी शाखा मिलेगी, मालवा या उज्जैन वाली शाखा।
यहाँ के केवल 4 राजा ही हैं, दुर्गराज, गोविंदराज, सौमिकराज और युद्धसूर, जिसको हम नंदराज भी कह रहे हैं। और इस वाली मालवा वाली शाखा में तो बहुत सारे शासक आपको देखने को मिलेंगे। दंती दुर्ग से इस शाखा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये रहा आपका राष्ट्रकूट वंश।